हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसके साथ साथ जो है इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग सॉल्व करते रहिए। और जैसे अगर एक दिन में आप लोग करते हैं, एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं और प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। 15 से 16 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको जो है सॉल्व कराया गया है, तो उन्हें भी आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ठीक ठाक वेटेज जो है रहता है। सीधे सीधे जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मार्केट में और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं जैसे दृष्टि IAS के हो गए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हो गए, वो भी जैसे आते हैं उन्हें भी प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? सतीश चंद्र ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का चौपट होना मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारक था। इरफान हबीब ने कहा कि कृषि संकट मुख्य कारण था। विलियम ऑरविन फर्स्ट ने कहा है कि सैनिक अदक्षता मुख्य कारण था। जदुनाथ सरकार ने कहा है उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होना मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जदुनाथ सरकार इन्होंने कहा था कि मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण ये था कि यह भारतीय समाज मूल रूप से सड़ गया था, अर्थात यहाँ सैनिक राजनीति की जो दुर्बलता है स्पष्ट रूप से उजागर हो गई थी, जिस कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो जदुनाथ सरकार द्वारा सैनिक अदक्षता या कह सकते हैं कि सैनिक दुर्बलता और राजनीति के जो कारण हैं इसको उत्तरदायी माना गया है मुगल साम्राज्य के पतन में। बाकी अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी आपके सही हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून में यह व्यवस्था किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। कौन सा विकल्प गलत होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह आपका गलत है। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, मतलब जो मामले हैं प्राचीन न्यायालय या कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था की गई प्राचीन न्यायालय का जो अपील है वह गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें क्या कह रहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर करने की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ नहीं। ठीक, तो सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में, इसके संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जान मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि और CH भाभा के पास वाणिज्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जान मथाई के पास जो है रेलवे और परिवहन विभाग था। ठीक है, रेलवे और परिवहन विभाग जो है जान मथाई के पास था। ठीक, और अन्य जो विभाग और लोग दिए गए हैं यह सभी सुमेलित है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, स्वदेश मामले या विदेश मामले जो है यह जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना, प्रसारण और राज्य के जो मामले हैं इनके पास था। और उसके बाद है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि मामला, CH भाभा के पास वाणिज्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मामला था। ठीक है, और जान मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति जान मथाई के पास नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है?
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स मामला। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का 1980 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में जो संतुलन है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच के संतुलन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है, कौन सा एक सही नहीं है? अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, अध्याय 2 में संसद का, अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका का और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अध्ययन 3। अध्ययन 3 की अगर हम बात करें, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संघ की न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो अध्याय 4 जो है यह संघ की न्यायपालिका का उल्लेख करता है। सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हुई हो, या फिर नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्ष से रह रहा हो। किस कंडीशन में नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है? किस कंडीशन में नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर लगातार 5 वर्ष से रह रहे हों तो इस कंडीशन में नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह जो क्राइटेरिया है वो 5 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष है। अगर 7 वर्ष से बाहर रह रहे हैं तब उनकी नागरिकता समाप्त होगी। 5 वर्ष से बाहर रहने पे कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की गई हो तो समाप्त हो जाएगा। संविधान के प्रति यदि अनादर जताया गया हो तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के दौरान किसी अन्य देश में उसे 2 वर्ष की कैद हुई हो तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राजनीतिक क्षेत्रों में स्वशासी जिलों की स्थापना और पुनर्स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिले परिषद होंगे जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेंगे। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों की स्थापना करने का जो दायित्व है या अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है, न कि राष्ट्रपति को। बाकी प्रत्येक स्वशासी जिले परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, जबकि 26 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, तो इन 30 सदस्यों में 4 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता है और 26 सदस्यों का जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन से उपबंध संविधान में नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति या आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा दूसरा इसकी अगर हम बात करें जी क्वेश्चंस इसका जो आंसर है वो गलत दिया है। ठीक है, क्योंकि ये कोड के हिसाब से चुनना है और ये सारे आंसर जो है गलत हैं, क्योंकि बता दे रहे हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये जो है ये ऑप्शन तो आपका सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं
उनको भी उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह जो अधिकार प्राप्त है केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त है, जिसमें कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह गलत है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी नियुक्तियों पर सेवानिवृत्ति के बाद रोक नहीं लगाई गई है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि सही जो है वो केवल एक है और ऑप्शन में केवल एक नहीं दिया है। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। इसका न तो संविधान में उल्लेख किया गया और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, नीति आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही कोई वैधानिक निकाय है। यह एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आर्य की सही व्याख्या करता है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आयोग में नियुक्त आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्षों का काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए इनके अधीन, जो कि गलत है। इसमें जो प्रावधान किया गया है वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार में काम करने का अनुभव होना चाहिए, न कि 15 वर्ष। तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। बाकी अन्य जो तीनों विकल्प है वो आपके सभी सही हैं। ठीक है, संविधान में इनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, और अध्यक्ष और सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के लिए इसकी जो सलाह है यह बाध्यकारी होती है। यह भी आपका सही है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक पारित किया है। 2024 को पारित कर दिया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में संशोधन करना है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें केवल आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संशोधन करने का उल्लेख किया गया है, तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। ठीक, बाकी सेकेंड ऑप्शन सही है, इसमें उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में भी संशोधन की बात की गई है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था। गुरु हरगोबिंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया था। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु हरगोबिंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया था, यह गलत है। यह कर जो है गुरु हरगोबिंद द्वारा नहीं, बल्कि यह कर जो है अर्जुन देव द्वारा लिया गया था। गुरु अर्जुन देव द्वारा यह कर लगाया गया था। ठीक, आध्यात्मिक कर। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण दिया। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कूका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। कौन सा विकल्प जो है सही है यह बताना है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। इसमें जो है इन्हें गिरफ्तार करके इंग्लैंड नहीं बल्कि मांडले जेल भेजा गया था। इन्हें गिरफ्तार करके वर्मा मांडले जेल भेजा गया था, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों विकल्प जो है आपके सही हैं। और इसके साथ साथ जो है जो एक नामधारी आंदोलन चलाया गया था, आगे जो है नामधारी आंदोलन चलाया गया था, नामधारी आंदोलन का नेतृत्व भी राम सिंह कूका द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो नामधारी आंदोलन और कूका आंदोलन इन दोनों का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें दयानंद सरस्वती नाम इन स्वामी पूर्णानंद द्वारा जो है दयानंद सरस्वती नाम दिया गया था। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गो रक्षा समिति बनाई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गो रक्षा समिति जो बनाया गया था वो 1882 में इनके द्वारा बनाया गया था। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। तो डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस का जो फेमस सेक्शन होता है वो डेट वाइज हिस्ट्री पूछना होता है। ठीक है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है डेट वाइज ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो डेट याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि द्वारा समाप्त हुई यह युद्ध और इसके बाद जो है गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है। और इसके साथ साथ जो गढ़वाल और कुमायूं वाला क्षेत्र है वह गढ़वाल और कुमायूं वाला जो क्षेत्र है वह अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मोतीलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था यह 10 अगस्त 1928 को किया गया था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, न कि 15 अगस्त को। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है, यह आपको बताना है। इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया और भारत विभाजन का विरोध किया। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इस पार्टी ने 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार किया था, यह गलत है। इसके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का विरोध किया गया था, न कि इन्होंने स्वीकार किया था। बाकी तीनों विकल्प जो है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में सही है, तो ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुरम यह मेरठ में है, हुलास है सहारनपुर में, मांडी है मुजफ्फरनगर में और बड़गांव है गाजियाबाद में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़गांव। बड़गांव जो है गाजियाबाद नहीं, यह भी कहाँ पे है? यह भी आपके हुलास में ही है। ठीक है, हुलास कह रहे हैं। बड़गांव और हुलास दोनों जो है सहारनपुर में। ठीक है, तो बड़गांव भी आपके सहारनपुर में स्थित है। आपका जो पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प आपके सही हैं। चोलकालीन बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चहारदीवारी बनाई गई है। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्ष में पूर्ण हुआ था। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है जो कि भारत की नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसका विमान 15 मंजिला पिरामिड के आकार का है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो विमान है वो 15 मंजिला पिरामिड नुमा नहीं है, बल्कि इसके विमान की अगर हम बात करें तो यह 13 मंजिला है। 13 मंजिला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और चोल राजा राजराज फर्स्ट द्वारा जो है चोलकालीन बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 वर्ष में बनकर के तैयार हुआ था और इसके चारों तरफ चहारदीवारी देखने को मिलती है। और इसमें जो नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है वो भारत में स्थित नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिग्घ निकाय या दीर्घ निकाय गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश देने का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पीटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है।
दूसरा गलत क्यों? इसमें कहा गया है कि अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश देने का वर्णन मिलता है, जो कि गलत है। महात्मा बुद्ध के उपदेश, जो अंतिम बार इन्होंने उपदेश दिया था, इसका जो वर्णन मिलता है वह महात्मा बुद्ध के दिग्ग निकाय में इसका जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। और इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था वह सुभद्र को दिया था, जिसका वर्णन जो है दिग्ग निकाय के अंतिम भाग जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र जो है वह दीर्घ निकाय का ही भाग है और इसी में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित है। मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटानागपुर पठार से अलग करता है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, प्रायद्वीपीय खंड के बारे में दोनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ जागीर के प्रकार दिए गए हैं और उनकी विशेषता दी गई है, इसे जो है आपको सुमिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें मसरूत की अगर हम बात करें तो यह किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर थी, ठीक है। और महाले पावकी ऐसी जागीर जो भूमि को अस्थायी रूप से वो दिया जाता था। और एमा जागीर की बात करें तो यह जो है मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान किया जाता था। इनाम जागीर जो है ऐसी जागीर थी जो किसी व्यक्ति को विशेष सेवा देने के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2-4-1-3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भाग में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। दक्षिण भारतीय नदियों की अगर हम बात करें तो यह वर्तमान समय में अपनी वृद्धावस्था से गुजर रही हैं, ठीक है, जिससे यह अपनी घाटी को लंबवत काटने की जो इनकी क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। और यही वजह है कि ये घाटियाँ जो है, यह नदियाँ जो हैं अपने किनारों को काटती है, जिससे घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं और इसी के परिणामस्वरूप पानी जो है या बाढ़ का पानी जो है बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में जो है फैल जाता है। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राणा कुंभा के बारे में सभी विकल्प जो है आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंडयू और स्टैम्प ने 28 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था और इन्होंने कहा था कि भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया था। इनके द्वारा भारतीय जलवायु को 11 भागों में परिसीमित किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही है। इनके द्वारा उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध 2 भागों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत जो भारतीय जलवायु है वह 5 प्रकार की उपोष्ण कटिबंधी और 6 प्रकार की उष्ण कटिबंधी जलवायु, टोटल 11 प्रकार की जलवायु में बांटा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंडयू और स्टैम्प ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कुछ नदी परियोजना और नदी दिया गया है। तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है झेलम नदी पर। श्रीशैलम परियोजना मंजीरा, दुलहस्ती चेनाब, उकाई तापी। कौन सा विकल्प गलत है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीशैलम परियोजना का जो निर्माण है वह कृष्णा नदी पर किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस पे किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। भारत में पहला एल्यूमिनियम उद्योग 1837 जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और भारत में पहला ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। कौन सा गलत है? एक सेकेंड, कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में पहली जो ऊनी मिल की स्थापना की गई थी वह कहाँ पे की गई थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कपास उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान, नारियल उत्पादन में केरल। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात जो है वो पहले नंबर पे है, गुजरात पहले नंबर पे है, तो सी जो है वो गलत है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कालगुरली और कुलगार्डी यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। कालगुरली और कुलगार्डी जो है यह पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो दूसरा गलत है, पहला सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? कुछ देश दी गई है राजधानी। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, बोत्सवाना की विंडहोक, नाइजीरिया की अबूजा और मोरक्को की रबात। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बोत्सवाना की राजधानी विंडहोक ही आपका गलत है। बोत्सवाना की राजधानी जो है, बोत्सवाना की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो गैबरून है। बोत्सवाना की राजधानी है गैबरून। विंडहोक जो है वो नामीबिया की राजधानी है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और तिमोर लेस्ते में विभाजित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो गलत है। दोनों विकल्प गलत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जो है विश्व का चौथा नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह राजनीतिक रूप से जो विभाजित है इंडोनेशिया, मलेशिया और तिमोर लेस्ते नहीं बल्कि बोर्नियो है। तिमोर लेस्ते नहीं है, बोर्नियो कह रहे हैं, ब्रुनेई है, ठीक है, ब्रुनेई, ब्रुनेई, ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। कौन सा प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर मीथेन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्राउनफील्ड संपत्ति से क्या तात्पर्य? ऐसी संपत्तियां जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव व उपयोग नहीं हो पाया है उन्हें ब्राउनफील्ड संपत्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? भारत में आधुनिक स्तर की जो प्रथम सूती कपड़ा मिल थी 1818 कोलकाता के फोर्ट क्लास्टर में की गई थी इसकी स्थापना। कपड़ा उद्योग जो है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराता है। हथकरघा गतिविधियों के लिए जो वित्तीय सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में। 2022-23 ईस्वी में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को शुरुआत किया गया था। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ नहीं किया गया था। इसका जो प्रारंभ है वह किया गया था 2020-21 में। 2020-21 में इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने और तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं। वह टकसालें कहाँ पर हैं? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, भारत में जो 4 टकसालें हैं वह है आपके मुंबई में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ कह रहे हैं, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। यह जो है आपके चौथा जो टकसाल है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। चंडीगढ़ नहीं बल्कि नोएडा है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन दर है वो बढ़कर के 28% हो गया है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का जो नामांकन है 43% हो गया है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85% नहीं बल्कि 70% गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है और 30% प्रोवाइड कराया गया है शहरी क्षेत्रों में। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी। इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का जो फंड है यह 25,000 करोड़ रुपये बढ़ा करके कर दिया गया है और योजना का जो नया स्वरूप है 31 मार्च 2023 से 25-26 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इस योजना का जो फंड है वो बढ़ा करके कर दिया गया कितना? 29,610 करोड़। 29,610 करोड़ किया गया है, न कि 25,000 करोड़। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया है?
HDFC, IDBI, SBI या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, SBI द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, SBI द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस योजना का जो प्रारंभ है 2019 में किया गया था। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है और इसके तहत पहले लाभार्थियों को 15,000 रुपये दिया जाता था, जिसको बढ़ा करके 25,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प जो है वो कन्या सुमंगला योजना के बारे में सही है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, योजनाएं भी पूछ लेती हैं सीधे सीधे, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विटामिन दिए गए और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। इसमें अगर हम देखें विटामिन B1 की कमी से जो है विटामिन B1 की कमी से वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B6 की कमी से पेशियों में ऐंठन आ जाती है और विटामिन B7 की कमी से जो है बाल झड़ने लगता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। लार में टैलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। लार जो है इसमें एक जो है लाइसोजाइम, लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, जो इसमें जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जो इसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक, और यह जो है टाइलिन जो पाया जाता है वह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? धान का खैरा रोग सोडियम, मक्का का सफ़ेद बाली रोग जस्ता, फूल गोभी का जो ब्राउनिंग रोग होता है बोरान की कमी से, नींबू में डाईबैग रोग होता है कॉपर की कमी से। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। धान में जो खैरा रोग होता है वह सोडियम नहीं बल्कि जिंक या जस्ता की कमी के कारण होता है, तो ए जो है वह गलत हो जाएगा। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर हो जाएगा 392 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों से यहाँ आगे की सही व्याख्या करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग ही दिखाई देता है और इसका जो मुख्य वजह है वह ये है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, जिस वजह से यह लाल रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, यदि प्रकीर्णन की बात की जाए तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। ये सही है, दोनों विकल्प सही है, व्याख्या कर रहा है। सुपर कंप्यूटर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया। मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में सही है। हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? पुष्पक की अगर हम बात करें तो यह क्या है? एक रडार है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल या फिर मालवाहक पोत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः जो है दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, और इसका परीक्षण कब किया गया था? 22 मार्च 2024 को इसका परीक्षण किया गया था। कहाँ से किया गया था? इसका जो परीक्षण है वह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया गया था, भी याद रखेगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ था इसका परीक्षण। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के संबंध में कौन सा सही है? यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच में होती है। तापमान में वृद्धि के साथ इसकी जो चालकता है उसमें वृद्धि होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श और चालक की भांति व्यवहार करता है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या कह रहा है कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध है तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, जो कि गलत है। तापमान बढ़ने पर यह बढ़ता नहीं बल्कि क्या होता है, घटता है। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म गैर जीवाश्म ऊर्जा से हासिल करना, 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करना,
2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन करने का लक्ष्य। 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या कह रहा है कि 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जाए, जो कि गलत है। यह 2045 नहीं बल्कि 2030 है। 2030 है, तो बी इसका गलत हो जाएगा। हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलटों का चयन किया गया है। उनके नामों की घोषणा की गई है। उन्हें एस्ट्रोनॉट वी के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अमित झा। कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है ग्रुप कैप्टन अमित झा शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों लोग इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का जो औसत जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। जनघनत्व है जो उत्तर प्रदेश का है वो 829 है, और जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरा नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है 24.25 मिलियन है और दिल्ली का 5.48 मिलियन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.7% है, और इनकी जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या में 15.6% है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि देश की जनसंख्या में या भारत की जनसंख्या में इसका जो योगदान है वो 15.6 नहीं बल्कि 16.6% है। 16.6%, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में जो लिंग अनुपात है वो कितना है? इनमें जो लिंग अनुपात है वह 951 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता जो है यह बिहार में पाई जाती है। बिहार की है, ठीक है। बिहार की जो ग्रामीण प्रतिशतता है वह 88.70% है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद स्थान आता है आपका उड़ीसा का, जहाँ पे 83 इसके बाद असम का स्थान आता है जहाँ 83.92% है। फिर उड़ीसा का स्थान आता है जहाँ 83.32% है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर बी डी सावरकर द्वारा 1904 में की गई थी। इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक, दूसरा गलत है। मित्र मेला की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी, और यही आगे चल करके अभिनव भारत समाज में बदल गया। मतलब इसका नाम जो बदल करके अभिनव भारत समाज हो गया, और इसके लोगों द्वारा जो है जो जैक्सन न्यायाधीश था इसको गोली मारकर हत्या की गई थी, आयरस्ट की नहीं, ठीक है, जैक्सन को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। जबकि प्लेग कमिश्नर की हत्या जो है 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने किया था। प्लेग कमिश्नर की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा किया गया था 1897 में। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी? विलियम बेडरवन, एओ ह्यूम, रजनी पाम दत्ता या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रजनी पाम दत्ता ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में यह कहा था कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ समाचार पत्र दिए गए और उसके संस्थापक दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें सोशलिस्ट समाचार पत्र का संपादन जो है यह किया गया था S.A. डागे द्वारा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। बॉम्बे दर्पण या बम्बई दर्पण इसका प्रकाशन जो है बाल शास्त्री द्वारा किया गया था, और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-3-2-1।
4-3-2-1 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सामंतवाद के 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगाव व कर्जों में छूट की मांग इस पर की गई थी। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था 1930 नहीं बल्कि 1936 में हुआ था। दूसरा विकल्प सही है, तो डी सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा जो है, इनका जो जन्म स्थान है वह है आपके झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म स्थान है झांसी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था बस्ती में। राहुल साकृत्यायन का आजमगढ़ में। धर्मवीर भारती का प्रयागराज में। सही आंसर हो जाएगा आपका 4-3-2-1 ऑप्शन सी, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, अतरौली घराने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में की गई थी। गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी और काले खां और चांद खां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा जो है आपका गलत है। इसकी स्थापना आजमगढ़ के अतरौली घराने नहीं बल्कि इसकी जो स्थापना है अलीगढ़ के अतरौली घराने में, अलीगढ़ के अतरौली गांव में हुआ था। ठीक है। और गजल की जो बेगम अख्तर है वो लखनऊ घराने की है। ठीक, यह जो है लखनऊ घराने की है। तो पहला चौथा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। गढ़वा, यह कहाँ पे है? बात करें अगर गढ़वा की तो यह प्रयागराज में है। देवगढ़ जो है ललितपुर में है। और बांसखेड़ा जो है शाहजहाँपुर में, कालिंजर बांदा में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-4-2 ऑप्शन सी हो जाएगा। सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। कूड़ के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, सपरार नहर से झांसी और हमीरपुर जो है लाभान्वित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। कुछ परियोजनाएं दी गई अवस्थिति। जायकवाड़ी परियोजना का जो निर्माण है वो गोदावरी नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, दुलहस्ती या चेनाब नदी पर है। और उकाई तापी या ताप्ती नदी पर है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका 3-4-2-1 ऑप्शन बी। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकासी की अल्पतम व्यवस्था होती है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में है। कौन सा विकल्प सही है? मतलब कितने विकल्प सही हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 विकल्प सही हैं, पहला और तीसरा। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवाकृतिक भी हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। ठीक है, मानव निर्मित भी हो सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 सही है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बात करें अगर विश्व वन्यजीव दिवस की तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3-2-1-4। निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार किया, इन्हें कूट के हिसाब से कालक्रम में लगाना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब लागू किया गया था? बात करें अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की तो यह लागू हुआ था 2001 में आया था। ठीक है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल यह आया था आपका 1994 में आया था कार्टेजोना प्रोटोकॉल। रॉटरडम सम्मेलन या रॉटरडम कन्वेंशन यह आया था 1998 में। और जैविक विविधता कन्वेंशन की बात करें तो यह आया था 1992 में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4-2-3-1 ऑप्शन ए, 4-2-3-1। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कंजली यह कहाँ पे है?
कंजली जो है यह है आपके पंजाब में, लोकटक है मणिपुर में, और रेणुकुंड है हिमाचल प्रदेश में, रुद्र सागर है त्रिपुरा में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4-3-1-2, ऑप्शन सी 4-3-1-2। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय जो है 1997 से 2000 ईस्वी तक था। ठीक है, इसी में जो है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था, ऑप्शन बी। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वर्ष वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2011-12 में, 2011-12 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ समितियां दी गई हैं और इनके द्वारा किस क्षेत्र में सुधार का सुझाव दिया गया था उसे सुनिश्चित करना है। दत्त समिति की बात करें, इन्होंने औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित सुझाव दिया था। चक्रवर्ती समिति का संबंध है मौद्रिक प्रणाली से, राजमन्नार समिति केंद्र राज संबंध से, और वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2-1-4-3। और राजमन्नार समिति का जो गठन है तमिलनाडु सरकार द्वारा कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था? 1969 में, और इन्होंने 1971 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, या फिर व्यवसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या इसमें शामिल नहीं है। ठीक, बाकी आपका वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण तीनों जो है इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करता है? ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, कपार्ट, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं और उनका प्रतीक दिया गया है, उससे आपको सुमिलित करना है। बात करें अगर अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था गज, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स था, पूज्यनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है यह महिष है, और शांतिनाथ का मृग है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3-1-4-2, ऑप्शन बी 3-1-4-2। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था। प्रविष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रविष्टा की अगर हम बात करें, प्रविष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, प्रविष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, कृषि का कम हो गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, अगर हम बात करें वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ठीक है, जिसमें से ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से लेकर के 600 BC तक है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें वैदिक काल में कृषि जो है वह सेकेंडरी था, पशुपालन प्राथमिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन सेकेंडरी हो गया और कृषि जो है यह प्राथमिक हो गया। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और उस समय वहाँ का जो प्रशासक है सुविशाख था। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था सौराष्ट्र प्रांत में, लेकिन उस समय वहाँ का प्रशासक, जिसे राज्यपाल भी कहा जाता था, सुविशाख नहीं था बल्कि पुष्पगुप्त था। कौन था? पुष्पगुप्त था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमारगुप्त कालीन अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बिलसड़ अभिलेख यह एटा में है, करमदंडा अभिलेख है अयोध्या में, मनकुवर अभिलेख है प्रयागराज में, और तुमैन अभिलेख है मैनपुरी में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुमैन अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तुमैन अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, और इसी में जो है कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। और इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक है, जिसके द्वारा 18 अभिलेख जारी किए गए। ठीक, डी जो है गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो लगती है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं लगती है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से और इसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। बाकी मणिपुर और मिजोरम इनकी सीमाएं जो है म्यांमार के साथ लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावती तथा साल्वी नदियों के बीच में है? शान पठार जो है यह इरावती और साल्वी नदी के बीच में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण या कह सकते हैं कि सबसे दक्षिण नदी कौन सी है? इसका हो जाएगा महानदी। और उत्तर से दक्षिण अगर इसका क्रम देखें तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी ये तीनों सभी जो है क्रम से हैं, जिसमें से सबसे दक्षिण में महानदी है। सामान्य रूप से पृथ्वी पर आंगनीय सैल सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं सैलों से बना हुआ है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से और आरेख की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। न्यू इंग्लैंड यह कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जॉर्ज टाउन जो है यह दक्षिणी अमेरिका में है। पूर्वी लंदन जो है यह है आपके दक्षिणी अफ्रीका में। मोनाको यूरोप। ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है? कालाहारी, अटाकामा, नाफूद या फिर गोबी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोबी। गोबी मरुस्थल जो है यह ठंडा मरुस्थल है और ये कहाँ पे? यह है आपके मंगोलिया में। मंगोलिया में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोन्टाना क्या है? यह एक विशेष किस्म की घास है, निग्रो प्रजाति, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित वन या फिर दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाली हिरन प्रजाति? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोन्टाना जो है यह एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर पाए जाने वाला वन है जो मुख्यतः बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, कीमती मूल्यवान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है। कौन जो है एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है? 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वह एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है, जिसे संयुक्त रूप से 0 डिग्री देशांतर या फिर मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक बेलेनेक्स देश में शामिल नहीं है? देखिए, बेलेनेक्स देशों की अगर हम बात करें तो इसमें बेल्जियम है, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तवांग घाटी से होकर के तिब्बत को मार्ग प्रदान करता है? यह दर्रा है बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में है और इससे होकर के तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यालय का प्रारंभ माना जाता है कब? राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ कब से माना जाएगा? जब राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से राष्ट्रपति के कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी। और तब से लेकर के 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता दी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक जो दल हैं इनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी 1985 में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया था 520 और 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया था 545। तो ये जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 48, कर्नाटक की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है 28 है और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत के भीतर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 301 में भारत के भीतर या भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। ऑप्शन डी। लेकिन ये भी जो है निरपेक्ष नहीं है, अर्थात जो है इस पे जो है युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, जो अधिकार हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक निरपेक्ष अधिकार होते हैं और एक जो है आपका
एक सकारात्मक अधिकार होता है, एक नकारात्मक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें जिसमें प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और सकारात्मक जिस पर जो है युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने, या फिर संविधान कठोरता के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ क्या पूछा है? संवैधानिक आपातकाल। अगर केंद्र द्वारा राज्य को कोई निर्देश दिया जाता है और राज्य उसका पालन नहीं करता है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और इस आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा होती है। ठीक है, तो संवैधानिक आपातकाल जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य है? 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर न हो। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। इसका जो उम्र है, आयु जो है वो 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष है। ठीक, तो ए गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन गलत है? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा जो है इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया था और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 103वां नहीं बल्कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? सेकेंड, मोल, एम्पियर या फिर न्यूटन? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूटन। न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक की अगर हम बात करें तो मूल मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, यह सभी मूल मात्रक हैं, जबकि न्यूटन जो है यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जो संचरण होता है किस माध्यम से होता है? संवहन, विकिरण, चालन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालन के माध्यम से जो है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होता है। कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे गिर जाता है और यह किस वजह से होता है? न्यूटन के किस लॉ? न्यूटन का गति का कौन सा लॉ जो है इस पर लगता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तृतीय लॉ जो है इस पर लागू होता है, ऑप्शन सी। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का जो प्रयोग है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? इसे हटाया जा सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, आसवन द्वारा और आयन एक्सचेंज द्वारा, ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने के लिए पास किया गया था और यह कानून स्वैच्छिक है, इसके दंड का प्रावधान नहीं है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है स्वैच्छिक नहीं बल्कि यह बाध्यकारी होता है। ठीक है, बाध्यकारी होता है और इसके यह अगर फॉलो नहीं होता है तो इसके लिए जो है दंड का प्रावधान भी किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रह करके प्रदूषण फैलाता है? डीडीटी, ओजोन, सल्फर ट्राईऑक्साइड या फिर ओजोन परऑक्साइड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो डीडीटी है यह अपने मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैलाता है, ऑप्शन ए। एल्गल ब्लूम क्या है? ये क्वेश्चन तो हम इसके पहले वाले टेस्ट में भी सॉल्व किए थे, तो ये तो आपको पता ही होगा। जल की सतह पर जो शैवाल की परत बिछ जाती है जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जलीय क्षेत्र में और जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, इसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मुड़िया मेला कहाँ पे लगता है? यह लगता है वृंदावन में। परिक्रमा मेला कहाँ पे लगता है? यह अयोध्या में लगता है। रामायण मेला लगता है चित्रकूट में और सोरो मेला लगता है एटा में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-2-4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? सबसे कम अंतर जो पाया गया है यह आपके कानपुर नगर में है। सबसे कम अंतर कानपुर नगर में है। ठीक है, यहाँ पे महिला और पुरुष साक्षरता के बीच में सबसे कम अंतर है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र का सही घटता हुआ क्रम क्या है? सबसे अधिक सिंचाई के साधन जो है किस क्षेत्र में है, उसके बाद किस में है, सबसे कम किस में है, इससे आपको जो है सबसे अधिक से सबसे कम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा सिंचाई के साधनों का जो विकास हुआ है पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र, फिर पूर्वी क्षेत्र आता है, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, सबसे कम बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
विचार कीजिए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों को सही रूप से घटते हुए क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे अधिक साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर में है पहले नंबर पे, फिर कानपुर नगर है, उसके बाद है आपका औरैया, फिर है आपका इटावा। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पूर्वी यमुना सहारनपुर, आगरा नहर ओखला, ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम जो है हरिद्वार से होता है, और निचली गंगा नहर का अलीगढ़ से। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निचली गंगा नहर का जो उद्गम है, निचली गंगा नहर का जो उद्गम है यह होता है आपका नरौरा से। ठीक, तो ऑप्शन डी गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुखबिर योजना, नया सवेरा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नया सवेरा योजना का संबंध जो है इसी से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। 2017 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इटावा घराने से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सही है? इसकी स्थापना किया गया था 1997 में, और यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि इसकी स्थापना आगरा नहीं बल्कि कानपुर में किया गया था, कानपुर में। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो गठन है वह किया गया था 1975 में। 1975 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, या सैंडस्टोन उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? सैंडस्टोन पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। रॉक फॉस्फेट यह पाया जाता है ललितपुर में। सेलखड़ी यह पाया जाता है हमीरपुर में, और कोयला पाया जाता है सिगरौली में। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। उत्तरापथ की अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ पे थी? अवंती जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? अवंती की जो राजधानी है यह आपकी अवंती की उज्जैनी थी। प्रासी की जो राजधानी है यह पाटलिपुत्र थी। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, और पूर्वी तटीय रेलवे का हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका गलत है। पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्णा के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? भगवान कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ किसमें पाए जाते हैं? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर भगवद गीता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, और कृष्ण जो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं जिनका उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना या जनसंख्या तो जनगणना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% वर्ग जो है यह नगरों में निवास करता है, नगर, और वर्ग फर्स्ट के सर्वाधिक जो नगर है उत्तर प्रदेश में है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, देश में नगरों का जो क्रम है वर्ग फर्स्ट के नगरीय संकुल के अंतर्गत इनकी संख्या 468 है, जिसमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संकुलों की जो संख्या है लगभग 64 है। ठीक, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव, हवाई द्वीप, बरमूडा, अलूशियन, इनमें से कौन ज्वालामुखी द्वीप है, ये आपको बताना है। कौन ज्वालामुखी द्वीप है? देखिए हवाई द्वीप और अलूशियन 2 और 4 यह दोनों जो है ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और मालदीव और बरमूडा की हम बात करें तो यह दोनों जो है प्रवाली द्वीप के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI संस्थागत विदेशी निवेश FII की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रकृति का होता है।
FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर और रुधिर वर्गों के जो रोग होते हैं उसका अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं और इसमें जो है जुलाई महीने के करंट अफेयर दिए गए हैं। ठीक है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संख्या जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा गणना की गई थी। इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कर्नाटक जो इस मामले में दूसरे नंबर पे है। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या की अगर हम बात करें, इसमें बाघों की संख्या जो है 785 है। जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। संघ के सदस्य देशों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया है? 2024 को। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जुलाई 2023 में इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है विल्नियूस लिथुआनिया में किया गया था और नाटो के जो वर्तमान महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। जुलाई 2023 में अंकटार द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता अंतर प्रवाह के मामले में भारत किस नंबर पर है? भारत 8वें नंबर पर है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? यह बनाया जाएगा गाजियाबाद में। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राकेश पाल महानिदेशक हैं। ये छोड़ दीजिए क्योंकि बदलते रहते हैं और यह जुलाई का है तो फिर हो सकता है कि चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोमैडिक एलिफेंट यह जो है भारत और मंगोलिया के बीच में, सॉल्वेक्स भारत और अमेरिका के बीच में, जिमेक्स भारत और जापान के बीच में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो युद्ध अभ्यास के संदर्भ में दिए गए हैं सही हैं। जुलाई 2023 में निम्न में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी? इसका जो आयोजन किया गया था चाइना में किया गया था। और जुलाई 2023 में जो तालीम चक्रवात आया था किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया था? चाइना को सबसे अधिक प्रभावित किया था। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन भारतीय नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है? अंशुमन झिंगरन। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए एक नया पैनल गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? प्रणव सेन की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है। जुलाई 2023 में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सेमिकॉन इंडिया का जो दूसरा संस्करण है यह गांधीनगर गुजरात में किया गया था। जुलाई 2023 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? फ्रांस ने, ऑप्शन बी। जुलाई 2023 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड CGF की स्थापना की गई। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका जो प्रबंधन है वह किया जाएगा नाबार्ड द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण जुलाई 2023 में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विक्रम लैंडर जहां उतरा था उसे शिव शक्ति स्थल कहा गया है। प्रज्ञान जो है रोवर था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बजट में पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी? इसकी घोषणा जो की गई थी वह बजट 2023-24 में की गई थी और इसकी जो घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से की गई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह है राजस्थान। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर का आयोजन किया गया? इसका आयोजन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशुगृह योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा द्वारा इसे लागू किया गया है।
जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का जो आयोजन है अब कहाँ किया गया था? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वाले वेद वन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? इनके द्वारा इसका जो उद्घाटन या शुरुआत जो है गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में किया गया है। जुलाई 2023 में एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? या लाटविया के राष्ट्रपति बने हैं। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के किस नगर में सहकारिता से संचालित देश के पहले स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया? मेहसाणा में जो है इसका शिलान्यास किया गया है, मेहसाणा में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक दिवस का आयोजन जुलाई में नहीं किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन जो है नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन है वह अगस्त महीने में किया जाता है। अगस्त महीने में किया जाता है 12 अगस्त को। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। आज यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अपना पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में, अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।